नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आज हम एक ऐसी कहानी कहने जा रहे हैं, एक देश की कहानी जो अमेरिका की नज़र में अब वेनेजुएला जैसी स्थिति में देखा जा रहा है, जिस पर ट्रंप की गिद्धी नज़र पड़ चुकी है। उस देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा की कहानी किसी एक साल, एक बयान या एक राष्ट्रपति से शुरू नहीं होती। यह कहानी 1959 से शुरू होती है, जब फिडेल कास्ट्रो ने हवाना में सत्ता संभाली और फुल्गेंसियो बतिस्ता की अमेरिकी समर्थित व्यवस्था को उखाड़ फेंका। उस दिन सिर्फ एक सरकार नहीं बदली थी, बल्कि अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप खड़ा हो गया था जो झुकने को तैयार नहीं था। क्रांति के तुरंत बाद ही अमेरिका ने समझ लिया कि यह सिर्फ विचारधारा का टकराव नहीं है, यह उसके वर्चस्व की सीधी चुनौती है। 1961 में पहला बड़ा दांव चला गया। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, CIA समर्थित ताकतों को उतारा गया। उम्मीद थी कि क्यूबा के भीतर विद्रोह भड़केगा और कास्त्रो गिर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। यह ऑपरेशन असफल हुआ और क्यूबा पहले से ज़्यादा और मजबूत होकर उभरा। इसके अगले ही साल 1962 में दुनिया उस मोड़ पर पहुंची जहां एक गलती पूरी मानवता को खत्म कर सकती थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की, अमेरिका ने नाकाबंदी की और दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी हो गई। समझौता हुआ, संकट टला, लेकिन इसके बाद क्यूबा अस्थायी रूप से अमेरिका की रणनीतिक सूची में ऊपर चढ़ गया। यहीं से शुरू हुआ सबसे लंबा और सबसे खामोश हथियार, आर्थिक घेराबंदी। अमेरिका ने क्यूबा पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जो दशकों तक चले। व्यापार रोका गया, निवेश रोका गया और क्यूबा को धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक तंत्र से काट दिया गया। मकसद साफ था, बिना गोली चलाए व्यवस्था को इतना कमजोर करो कि सत्ता खुद गिर जाए। 1990 का दशक आया, सोवियत संघ टूट गया, क्यूबा का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। देश ने स्पेशल पीरियड झेला, ईंधन खत्म, खाना कम, बिजली गायब। अमेरिका को लगा कि अब क्यूबा ढह जाएगा, लेकिन क्यूबा ने टूटने से इनकार कर दिया। उसने अपने सिस्टम को समेटा, झेला और किसी तरह खड़ा रहा। 2014 में पहली बार लगा कि शायद कहानी बदल रही है। बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ रिश्तों को सामान्य करने की पहल की। दूतावास खुले, संवाद शुरू हुआ और दशकों की दुश्मनी में दरार दिखी, लेकिन यह विराम ज़्यादा लंबा नहीं चला। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने वही पुरानी फाइल खोल दी, प्रतिबंध, दबाव, अलगाव। क्यूबा पर फिर से शिकंजा कसना शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तरीका और ज़्यादा व्यवस्थित और चरणबद्ध हो गया था। 2020 के बाद क्यूबा के भीतर हालात बिगड़ने लगे। कोरोना, आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। विरोध प्रदर्शन हुए। यही वह मोड़ था जहां बाहरी दबाव और आंतरिक अस्थिरता एक साथ दिखाई देने लगी। 2026 आते आते तस्वीर और साफ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्यूबा इज नेक्स्ट। यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि संकेत था कि अब दबाव अपने अगले चरण में जाएगा। इसके बाद क्यूबा की तेल सप्लाई पर चोट की गई। जिन रास्तों से ईंधन आता था उन पर रोक लगाने की कोशिश हुई। नतीजा, बिजली संकट, ट्रांसपोर्ट ठप, आम जीवन अस्त व्यस्त। या यूं कहें कि क्यूबा इस समय अंधेरे की कैद में है। यह वही पुराना मॉडल है, लेकिन नए दौर में। सीधा युद्ध नहीं, बल्कि साइलेंट सीज। देश को बाहर से नहीं, भीतर से कमजोर करो, असंतोष बढ़ाओ, सिस्टम को हिलाओ और फिर बदलाव की जमीन तैयार करो। इसी दौरान फ्रेंडली टेकओवर जैसे शब्द सामने आए, जो साफ संकेत देते हैं कि लक्ष्य सिर्फ दबाव नहीं, बल्कि सत्ता संरचना को बदलना है। लेकिन कहानी एक तरफा नहीं रही। जैसे ही क्यूबा पर दबाव बढ़ा, रसिया ने कदम बढ़ाया। तेल सप्लाई शुरू की गई, जिससे अमेरिका की रणनीति को चुनौती मिली। चाइना की मौजूदगी ने इस पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। अब यह सिर्फ क्यूबा का संकट नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय बन गया है। अगर इस पूरी कहानी को एक सीधी रेखा में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। 1959 में क्रांति, 1961 में हमला, 1962 में परमाणु टकराव, फिर दशकों की घेराबंदी, बीच में थोड़ी नरमी और अब फिर वही दबाव, लेकिन नए अंदाज में। आज क्यूबा पर कोई टैंक नहीं चढ़ा, ना तो कोई बम गिरा, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि देश खुद अपने बोझ से लड़खड़ाने लगे। यह आधुनिक दौर का युद्ध है, जहां गोलियों की आवाज़ नहीं आती, लेकिन असर उतना ही गहरा होता है। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। क्यूबा आज भी लड़ रहा है, लेकिन इस बार दुश्मन सामने नहीं है, बल्कि चारों तरफ से घेराबंदी के रूप में मौजूद है।
अगर आपको लगता है कि अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में इस समय दुनिया को रौंदने के लिए निकला हुआ है, दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकला हुआ है, सबको गुलाम बनाने के लिए निकला हुआ है, तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और हम किस कदर इसका विरोध करने में सक्षम हैं, यह भी अपनी बात जरूर रखिएगा। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश आज चूड़ियाँ पहनकर बैठे हैं, वो अमेरिका के अत्याचार को कहीं से बोलने, सुनने और समझने के लिए ना तो तैयार हैं, ना तो हिम्मत दिखा पा रहे हैं। ईरान लड़ रहा है, डट कर लड़ रहा है। वेनेजुएला की तरीके से फ्रेंडली टेकओवर का कोई मौका यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और शायद अमेरिका की पेशानी पर यही सबसे बड़ा दबाव भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।